नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 13 सितंबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। ये एनालिसिस हम हिंदी में करते हैं। ये न्यूज़पेपर आपको पूरा का पूरा हिंदी में मिलेगा, उसका पूरा ट्रांसलेट वर्जन मिलेगा। सारा न्यूज़पेपर को हम एनालिसिस करेंगे। ये हमारा इनिशिएटिव जो पहली बार हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मिल रहा है। ये आज से पहले कभी भी द हिंदू का हिंदी में आपको नहीं मिलता था। हो सकता है उसका नोट्स मिलता था, लेकिन आपको द हिंदू में पूरा का पूरा PDF फॉर्म में और भी ट्रांसलेट करके समझाना कभी कहीं पे भी नहीं समझाया जाता था। ये आपके लिए पहला इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का आप लाभ उठाएं और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। उसके लिए आप हमारा बोधायस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ है द हिंदू में जो आज आपके पढ़ने लायक है। तो पहला जो न्यूज़ है वो भूपेंद्र पटेल से संबंधित है कि इनको क्या किया गया है, सीएम का गुजरात का नेक्स्ट सीएम बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अब हम हिंदी ट्रांसलेट वर्सन की तरफ देखते हैं। हिंदी में इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं इस न्यूज़ को। देखिए, आज 13 सितंबर है। दैनिक द हिंदू को हम एनालिसिस करेंगे हिंदी में। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के अगले सीएम। तो इसमें इससे जानकारी दी है कि भूपेंद्र पटेल किस तरह से चुनाव पहली बार लड़े हैं, इससे संबंधित है। उनका एज 59 एज है, इससे संबंधित है सारा चीज़ें। तोमर जी गए थे। तो ये हमारा न्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हमने नोट्स रखा है। ये नोट्स है, ठीक है। प्रमुख बिंदु, उसमें नियुक्ति से संबंधित पहले हम चीज़ें देखेंगे कि नियुक्ति सीएम का मतलब मुख्यमंत्री का नियुक्ति कैसे किया जाता है। तो संविधान में प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 164 164 में। इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। किसको किया जाता है, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत होता है, जिन पार्टी के पास सबसे ज़्यादा जिनके पास बहुमत प्राप्त होता है, उनको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहले ये क्या होता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी को क्या हुआ कि इस चुनाव में बहुमत मिला। अब बीजेपी क्या करता है, बीजेपी की सभी विधायक मिलके एक नेता चुनते हैं। एक नेता को चुन के ये किसके पास भेजते हैं, राज्यपाल के पास, कि ये हमारे विधायी दल का नेता है और ये अगले मुख्यमंत्री के लिए होंगे। जब ये अगले मुख्यमंत्री के लिए इसको नाम प्रस्तावित किया जाता है तो राज्यपाल के द्वारा इनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। जब इनको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो इसके बाद आगे ये होती है कि देखिए, एक चीज़ होता है कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य का नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। ठीक है, वास्तविक जो कार्यकारी अधिकार होता है वो किसके पास होता है, मुख्यमंत्री के पास। जिस तरह राष्ट्रपति क्या है, वास्तविक कार्यपालिका नहीं होके ये नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो उसी तरह से राज्यों में क्या होता है कि यह नाम मात्र का होता है, वास्तविक जो होता है वो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ के होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रावधान ये दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन अधिकार होता है, जिसके मामले में जैसे इनके पास शक्तियाँ होती है, अधिकार होता है, प्रभाव होता है, जिससे कि ये थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सके अपने प्रधानमंत्री के पास। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल वही काम करेंगे जो मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिमंडल के सलाहों के ऊपर राज्यपाल काम करेंगे। ये मंत्रिमंडल है, ये राज्यपाल है, तो इनके सलाह के ऊपर ही कौन काम करेगा, राज्यपाल काम करेगा, राज्यपाल। ठीक है, अब देखिए इसका बीच का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। देखिए इनका तो सभी बात इनके पास नहीं न जाएगा, तो ये इनके पास भेजते हैं, ये फिर इनके पास भेजते हैं। तो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है, केंद्र के स्तर पे प्रधानमंत्री करता है, राज्यों के स्तर पे मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब देखिए एक सवाल उठता है, यदि कोई सदस्य, इसमें क्वेश्चन ये आती है, 1 मिनट में इसको डिलीट करता हूँ। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि यदि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी यदि उसको मुख्यमंत्री चुना जाता है तो क्या होगा। देखिए आप इसको, यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है फिर भी उनको आप मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, किसी भी मंत्री को भी चुना जा सकता है। लेकिन शर्त होता है कि 6 महीने के अंदर उनको सदन का सदस्य बनना जरूरी है। कितने महीने के अंदर, 6 महीने के भीतर। तो इसमें 6 महीने के भीतर उनको सदस्यता प्राप्त करना पड़ेगा विधानसभा का। ठीक है, उसके बाद यदि आप सदस्यता प्राप्त नहीं करते तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, पद को त्यागना पड़ता है। अब इसमें कुछ कार्य बताया जाता है कि मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है, कार्यकाल। अब कार्यकाल जो होता है इसका मुख्यमंत्री का, वो निश्चित नहीं होता। किसके ऊपर होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत धारण करता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि इनको विधानसभा में क्या हो, विधानसभा में इनकी क्या रहती है बताइए, आप बहुमत होती है। जब तक विधानसभा में इनकी बहुमत है तब तक आप मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकते।
राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। यदि वो विधानसभा में अपना विश्वास मत खो देता है तो वो अपना त्यागपत्र दे देता है और पदों से इस्तीफा दे देता है। 1 मिनट, पदों से इस्तीफा वो दे देते हैं। उसके बाद है कि मुख्यमंत्री का शक्तियाँ क्या होता है और कार्य क्या होता है। देखिए, मुख्यमंत्री का जो शक्ति है, सबसे पहला जो शक्ति होगी वो मंत्रिपरिषद से संबंधित। अब देखिए, हमने क्या बोला था कि मंत्रिपरिषद बहुमत दल के नेता को चुनता है, बहुमत दल के नेता राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल अब इनको मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्त किया जाता है। अब मुख्यमंत्री ये क्या करेंगे, मुख्यमंत्री अब राज्य में जो भी मंत्री होगा उस व्यक्ति को नियुक्त करके राष्ट्रपति के पास इनको सिफारिश के लिए भेजा जाएगा। फिर राष्ट्रपति उस व्यक्तियों को मंत्री पद का शपथ दिलाता है, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद का शपथ दिया जाता है। तो आवंटन करने का, फेरबदल करने का मंत्रियों का सारा अधिकार किसके पास होता है, मुख्यमंत्री के पास होता है। किस मंत्री को कौन सा पद देना चाहिए, किस मंत्री को कब इस्तीफा देना चाहिए, सारा का सारा काम ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है राज्यपाल के संबंध में, तो संविधान 167 अनुच्छेद 167 में बताया जाता है कि राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। मैंने पहले ही बताया कि ये राज्यपाल है, ये मंत्रिपरिषद है, इसके बीच में एक कड़ी के रूप में कौन काम करता है, मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री और क्या कर सकता है, अधिवक्ता जो है उसका नियुक्ति करता है, राज्य लोकसभा आयोग का नियुक्ति करता है, राज्य चुनाव आयोग का नियुक्ति करता है, उनके अध्यक्षों का, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति करने की ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद ये विधानसभा में, विधानमंडल में क्या कर सकते हैं, कोई भी पत्र घोषित करते हैं, सदन में कौन सा रखा जाएगा। उसके बाद ये राज्यपाल को बता सकते हैं कि विधानसभा को भंग करना चाहिए, उनके लिए सिफारिश किया जाता है। अन्य जो होता है राज्य के बोर्ड के लिए होता है, क्षेत्रीय परिषद जो होता है उसका अध्यक्ष होता है, नीति आयोग और अंतर्राज्यीय जो होते हैं उनका अध्यक्ष इसको माना जाता है। और दोनों का अध्यक्षता कौन किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। किसके, नीति आयोग का और राज्य क्षेत्रीय आयोग का, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का, इन दोनों का जो अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्य के जो मुख्य प्रवक्ता होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, मुख्य प्रवक्ता के रूप में यही काम करते हैं, ठीक है। तो ये संबंधित था आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्री का प्रबंधन। ये सारे पॉइंट है जो मुख्यमंत्री से संबंधित था। तो इसमें हमने देखा। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा आर्टिकल कौन सा है। दूसरा आर्टिकल आप यहाँ पे पहले हिंदू में देख लीजिए, हिंदू में पेज नंबर 8 में होगा, 6 पे आगे 7 हाथ में ये फाइंडिंग वाला है, उससे संबंधित होगा। 1 मिनट, ये 3 में है, सॉरी, इसको 3 में देखना है। हरियाणा वाला जो है मामला इसको 3 में है, ये रहा, ठीक है। अरवावली से लेके है जो पहाड़ी है ना, उनसे संबंधित। तो हरियाणा सरकार ने कहा है कि अरावली जो पहाड़ी है उससे संबंधित है, कि अरावली पहाड़ी को बंजर भूमि जो है उनके साथ संबंधित था, ठीक है। इनके लिए बैठक किया गया है राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र को लेके कि किसमें क्या करना चाहिए, इससे संबंधित है। लेकिन इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने निकल के नहीं आता है। तो फैक्ट सामने नहीं निकल के आता है तो हमने निकालने का कोशिश किया। तो इसमें क्या चीज़ें हम पढ़ सकते थे, तो पढ़ने के लिए जो हमें है कि पहले हम जानकारी लेते हैं कि अरावली जो पहाड़ी श्रृंखला है उसके बारे में जानते हैं। ये जो अरावली पहाड़ी श्रृंखला है कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान के एक पर्वतमाला के तौर पे है। 80% जो भाग है लगभग वो अरावली का, वो कहाँ पे है, राजस्थान में माना जाता है। उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक। कहाँ तक फैला हुआ है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक ये फैला हुआ है। इसकी जो सबसे बड़ी श्रृंखला है उसको बोला जाता है गुरु शिखर। जो सबसे बड़ी पर्वत पहाड़ी है उसको बोला जाता है गुरु शिखर, जो 1727 मीटर का है, ठीक है, माउंटेन आबू में है। ये पहाड़ी श्रृंखला कहाँ से, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। ये रहा, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी लगभग जो ऊंचाई है वो 930 मीटर है, जो दक्षिण से है। इसमें कुछ प्राकृतिक संसाधन भी है, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है। जो क्या करता है इस प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जो मरुस्थलीय जगह है उसमें एक संसाधन के रूप में काम करता है। इससे कुछ नदियाँ भी बहती है, जो नदियाँ है बाना, लूनी, साखी और साबरमती। ये जो नदी है साबरमती, लूनी, साखी, ये सारे नदी इसके आसपास से बहते हैं। इस अरावली से निकलती है, सॉरी उद्गम है, यहाँ से निकलने का काम करती है। कौन कौन नदी निकलती है अरावली पर्वत से, बानी, लूनी, साखी और साबरमती, ठीक है। ये साबरमती हो गया। ये आप ये मैप में देख सकते हैं, ये रहा गुजरात से होके, ये गुजरात रहा, यहाँ से राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र और दिल्ली तक ये जाती है, ये रहा दिल्ली, ठीक है। ये यहाँ तक पूरी फैली हुई है। ये अरावली पहाड़ी का मैप है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं किस किस से इसकी बाउंड्री रहेगी। गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगती है, आप देख सकते हैं हरियाणा से और दिल्ली से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक फैली हुई है। उसके बाद हमने देखा, यही चीज़ देखा। अब दूसरा जो आर्टिकल है, ये दूसरा आर्टिकल हम देखते हैं कौन सा है।
ये दूसरा आर्टिकल को हम दिखाते हैं, 1 मिनट। दो हिंदू में कहाँ पे है, 1 मिनट, दो हिंदू में 8 नंबर पे है, ये रहा। LCA-MK2, LCA-MK2 के बारे में दिया हुआ है। यह एक स्वदेशी निर्मित है, इसको निर्माण किया गया है। इसके बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं उपलब्ध थी, तो इसमें यही कहा गया है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल हो, सॉरी 1 मिनट, इसकी जो शुरुआत है ये 2023 में किया जाएगा, लेकिन इसकी जो कटाई है और आभूषण जो काम मतलब बनाने की जो प्रक्रिया है, ये बनाने की प्रक्रिया चालू हो चुका है। लेकिन इसको कब तक किया जाएगा, कंप्लीट 2023 तक। और बनाने की प्रक्रिया अब इसको चालू कर दिया गया, इसी से संबंधित था। इसमें क्या गया, इसकी जो क्षमता है वो 1650 है, जो पहले इसकी 1350 हुआ करता था, उससे की तुलना में ये 1650 तक का किलो तक का ये वजन ले जा सकती है। उसके साथ साथ इसमें जो दिया गया है इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ बताया गया है कि इसकी एनरोलमेंट के लिए बात की जा रही है, किसके द्वारा किया जाएगा, इससे संबंधित ही इसमें सारी जानकारी थी कि ये एक स्वदेशी निर्मित रहेगा, स्वदेश से निर्मित रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के द्वारा ये चीज़ें किया जा रहा है। ये सौदा किया गया है, कितने की सौदा, ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है नहीं। इसमें जो ईंधन लगेगा उसके भी बात की जाती है, और इसकी ना कुछ विशेषता बताई जाती है। 1 मिनट में बताता हूँ आपको, 1 मिनट बताता हूँ। विशेषता कहीं पे होगी, इससे संबंधित विशेषता इसमें आप इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हिंदी में मिल जाएगा। इसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल को इस PDF को भेज दूंगा वहाँ पे, तो आप हिंदी से पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो इतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इसी चीज़ को देखना था कि LAC-MK2 ये इसी सीरीज का है, तो इसी से संबंधित था, तो इसको आप देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अब आ जाता है, सऊदी अरब ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पे आने वाले। आपने देखा है कि हाल ही में 2+2 डायलॉग हुआ था हमारा, किसके साथ, USA का भी हुआ था और रूस का भी हुआ था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया के होने के बाद अब हम किसको स्वागत करने के लिए तैयार है, ईरान और सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री है वो हमारे सामने आएंगे। तो इस पर व्यापक एक चर्चा की जाएगी, और चर्चा का इसमें भी वही टॉपिक रहेगा कि किस तरह से, क्योंकि ये सारे कंट्री किसका है, ये अफगानिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है, तो इनकी एक ही पक्ष रहेगा कि हम कहाँ पे फोकस किया जाए। ये फोकस करने की बात किया जाएगा कि हमारा जो तालिबान जो इशू है अफगानिस्तान का मुद्दा, उन पे सारे की सारा चर्चा किया जाएगा। इससे संबंधित इस आर्टिकल में दिया गया है कि किस मुद्दे पे बात किया जाएगा। तालिबान की शासित जो है 1996 में था, ठीक है, उसके बाद इसके विपरीत आया अमीरात, ये से संबंधित है। क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब और अमीरात जो है ये पूरी की पूरी तरह से कहीं ना कहीं उसको तालिबान को सपोर्ट नहीं करती है, इनका तालिबान से सपोर्ट नहीं होता है। इन्होंने अपना शरण भी दिया है, खोला है कि यहाँ क्या अफगानिस्तान का व्यक्ति यहाँ आना चाहे तो आ सकते हैं। इनसे संबंधित ये सारे मुद्दे थे, इसको आपने पढ़ा। इससे और फैक्ट क्या निकल के आ सकता है जो हम पढ़ सकते हैं, इसका मैप हमें देखना चाहिए। तो हम मैप देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए ये रहा ईरान का बाउंड्री जो लगता है ये आप देख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगता है। इधर हो गया इराक से लगेगा, अमेजिस्तान और तुर्की से लगेगा। उसके बाद कैस्पियन सी से लगता है और गल्फ की खाड़ी से लगता है, ठीक है, कैस्पियन गल्फ यहाँ से लगता है। तो ये आपने मैप देखा। उसके बाद हम सऊदी अरब का मैप देख लेते हैं। ये रहा सऊदी अरब, इसकी बॉर्डर कहाँ से लगेगी, ये देखिए यहाँ पे आपको बोलेगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इजराइल से सऊदी अरब की बाउंड्री लगेगी, तो नहीं, इजराइल से बाउंड्री नहीं लगती है। जॉर्डन से लगता है, इराक से लगता है, कुवैत से लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कतर से लगेगा, बहरीन से लगेगा, UAE से लगेगा, ओमान से लगता है इधर, उसके बाद नीचे यमन से लगता है। तो ये बाउंड्री लगता है किसका, सऊदी अरब का। तो आप सऊदी अरब का बाउंड्री देख सकते हैं किन किन देशों से लगता है। इधर रेड सी से लगता है, रेड सी से भी इसका बाउंड्री लगता है। इससे अरेबियन सी से लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अरेबियन सी से किसका लगता है, यमन का और ओमान का। तो ये न्यूज़ आपने देख लिया। चलते हैं अब आगे, देखते हैं दूसरा न्यूज़ कौन सा है। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको कि अब हम कौन सा न्यूज़ देखेंगे। ये जो न्यूज़ रहेगा ये 9 नंबर पेज में चलते हैं। ये देखिए ये रहा, ये न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, इसमें ये कहा गया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इससे संबंधित माना जाता है कि इनके सदस्यों को नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, नियुक्ति किया गया है। क्यों नियुक्ति किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इनकी चिंता व्यक्त की थी कि केंद्र सरकार के द्वारा इनके सदस्यों को नियुक्ति नहीं किया जाता है, जिससे कि इनका जो काम है उस रूप से नहीं हो पाता जिस रूप से इनका उद्देश्य है। तो इसलिए इनकी नियुक्ति की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसमें यही चीज़ें बताया जाता है कि क्या होता है, नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल जो होता है ये किससे संबंधित होता है, ये कानूनी, ठीक है, कंपनी का कानून और दिवालिया कानून से संबंधित मामले को देखता है। और उसके बाद आय से संबंधित आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, ये आयकर से मामले से रिपोर्ट से संबंधित करते हैं।
तो ये दो है, किससे आपको सीधा पूछ दिया जाए तो ये किससे संबंधित रहेगा, कंपनी कानून और दिवालिया कानून से संबंधित रहेगा। और ये जो रहेगा आयकर से संबंधित रहेगा, आयकर अपीलीय अधिनियम, तो इससे संबंधित रहेगा। इसमें यही कहा गया है। तो इनके सदस्यों को 31 सदस्यों को लोगों को इसमें नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही बता दिया गया था। तो इसमें कुछ केस की बात की जाती है कि किस केस में हुआ था, तो इस सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी नोट्स हम देख लेते हैं, कौन सा नोट्स हो सकता है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण इससे संबंधित है। इसकी सुनवाई के लिए कंपनी अधिनियम धारा 410 के तहत किया जाएगा। ये न्यायिक है। ठीक है, कंपनियों के विवादों को निर्णय करने के लिए, सुलझाने के लिए है। ठीक है, इसके दिवालियेपन को भी किया गया है, इसमें संबंधित है कि दिवालियेपन से जो संबंधित कानून और समस्या होगा उसको भी ये इसके द्वारा टैकल किया जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों के लिए किया जाएगा। उसके बाद लास्ट वन, इसमें है, लास्ट वन नहीं, एक और है, राष्ट्रपति ने सुब्रमण्यम भारती की श्रद्धांजलि जी। अब हम बात करते हैं, इसमें ये चीज़ें नहीं देखेंगे कि उन्होंने गए और पुडुचेरी के दौरे पे हैं हमारे जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, इसमें इन्होंने सभी से मिले। तो इसमें हम इसमें अभी आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे इसमें यह है कि हम देखने की कोशिश करेंगे कि सुब्रमण्यम भारती से संबंधित। ठीक है, यह सुब्रमण्यम भारती जो है ये एक तमिल थे। ये कवि और स्वतंत्रता सेनानी दोनों थे और समाज सुधारक भी थे। इनको महाकवि भारतीयता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये इनकी फ़ोटो है। इनका जो जन्म हुआ था वो 11 दिसंबर 1982 को हुआ था। इनकी जो उद्देश्य है, ठीक है, इनकी जो कवि और राष्ट्रवादी दोनों के तरफ से है। ये तमिल भाषा साहित्य में एक नए युग के तहत मनाया गया था। सूत्रपात माना जाता है कि इनसे सूत्र होता है। इनका जो रचना होता था वो राष्ट्र प्रेम के प्रति होता था, भक्ति के प्रति होता था, रहस्यवादी विषयों पे ये लिखा करते थे। उसके साथ साथ इन्होंने कुछ महान काव्य भी किए हैं। जो काव्य है, ठीक है, उससे सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो यहाँ हो जाता है। भारती ने मई 2006 में इंडिया का नामक एक प्रस्ताविक तालिका आरंभ किया था। इसकी प्रस्ताव ये हुआ करता था कि फ्रांस की जो क्रांति थे, फ्रांस की क्रांति से इनकी ये बहुत कुछ एडॉप्ट किए थे, मतलब ये प्रभावित थे। ये नारा लगाते थे, 3 नारा लगाते थे, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का बात करते थे। जो सारी चीज़ें कहाँ से आई है, फ्रांस की क्रांति से उभर के कहीं ना कहीं आई है। उसके बाद इन्होंने 1908 में एक क्रांतिकारी रचना की थी जिसका नाम था स्वदेश गीतागत, प्रकाशित किया गया था इनके द्वारा। उसके बाद इन्होंने भारतीय कांग्रेस अधिनियम में 2 अधिनियम, पहला बनारस का और सूरत का, 2005 में बनारस का हुआ था और 2007 में सूरत में हुआ था। दोनों में इन्होंने शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1919 में इनको राजा जी गृह में 1919 में इन्होंने गांधी जी से भी मिले थे राजा जी गृह में। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित नोट्स था जो आपको इसमें कवर करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यह एक समाज सुधारक के रूप में भी थे। यहाँ पे हम देख लेते हैं समाज सुधारक के रूप में इन्होंने क्या किया है। तो ये जातिवाद जो व्यवस्था है उनके बहुत खिलाफ थे। ये सिर्फ 2 ही जाति का वैल्यू करते थे, पहला जाति पुरुष, दूसरा मानते थे महिला। लेकिन इनका ऐसा नहीं है कि महिला मानते थे तो महिला के प्रति इनका गलतहीन भावना था, ऐसा नहीं। महिला के प्रति भी इनकी भावना जो था वो लैंगिक समानता का बात करते थे, ये कि महिला पुरुष दोनों बराबर होंगे और महिलाओं के अधिकार की बात किया करते थे। बाल विवाह, दहेज जो प्रथा है उनके विरुद्ध थे ये, और विधवाओं का पुनर्विवाह जो है उनका समर्थन किए थे इन्होंने। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, देख लेते हैं हिंदू में कहाँ पे। हिंदू में जो ये आर्टिकल रहेगा ये रहा, हमने अभी जो डिस्कस किया था वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित। अब ईरान वाला इशू आता है, ये रहा ईरान वाला। ठीक है, ईरान न्यूक्लियर, ये ईरान परमाणु निगरानी की अनुमति देता है। तो ईरान पहले जो था ये परमाणु से संबंधित इनकी जो निगरानी था, इसी को लेके इन दोनों के बीच में विवाद हुआ है। किसके बीच में, यूएसए और ईरान के बीच में। ये पहले माने थे कि हम शर्त मान लेंगे, बाद में इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, यूएसए ने इन पे प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध कब लगाया था, 2008-18 के आसपास लगाया गया था। उसके बाद यूएसए के द्वारा कहा गया कि विश्व को ईरान से व्यापार नहीं करना चाहिए। तो भारत पे भी दबाव बनाया गया था कि आप भी कम करें। तो हमने भी थोड़ा सा तो कम किया, इफेक्ट भी हुआ हमारा व्यापार में, दोनों देशों के व्यापार में। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल, वो ईरान से मंगवाते थे। इससे संबंधित है, इनमें यही बात किया गया है कि क्या किया जाएगा इनको। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इस एजेंसी का जो स्थापना किया गया था, इस स्थापना तो 1957 में किया गया था। उद्देश्य क्या था इसको स्थापना करने के लिए, कि जो परमाणु है उनके शांति रूप से इसको यूज़ किया जाए। परमाणु को क्या किया जाए, शांति रूप से इसका इस्तेमाल करने पे बढ़ावा दिया जाए। इसको सैन्य उद्देश्यों के लिए बढ़ावा ना दिया जाए। क्योंकि हमने देखा था जापान में किस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने के बाद वहाँ का परिणाम पूरी दुनिया ने देखी थी
तो इसलिए इसमें कन्वेंशन हुआ था, ये ऑर्गेनाइजेशन बना, समिट बना, जिसके सहारे आप इसमें साइन करें और इसका उपयोग आप क्या करें, शांति के लिए करें और सैनिक के उद्देश्य से ना करें कि हम उस देशों पे परमाणु बम गिरा देंगे। ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। यह एक संधि के तहत बनाया गया है। यह कोई संयुक्त राष्ट्र का कोई संघ प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है संयुक्त राष्ट्रों का, लेकिन ये संधि के द्वारा इसको बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र के। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट किसको देता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को ही ये रिपोर्ट जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय जो है ऑस्ट्रेलिया के वियना में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर में है, जो विश्व भर में क्या बताता है कि परमाणु से संबंधित जो प्रौद्योगिकी है और परमाणु ऊर्जा है उसका शांतिपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित ये बढ़ावा देता है कि शांतिपूर्ण उपयोग का बढ़ावा इनके द्वारा ये मिलता है। तो आज के डिस्कशन में एक और टॉपिक है, नॉर्वे से संबंधित टॉपिक है। नॉर्वे से संबंधित ये एजेंडा है कि नॉर्वे में चुनाव से संबंधित जो इशू आया था उसमें सबसे जो ज़्यादा आया था कि ये आया था कि जलवायु परिवर्तन को भी एजेंडा बनाया गया है। आपने कभी देखा है इंडिया में कोई भी चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें जलवायु परिवर्तन को एजेंडा बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि हम अभी विकसित ही नहीं है, हमारे पास बहुत सारे चीज़ें टॉपिक है, लेकिन ये डेवलप कर चुके हैं। अब इनके लिए ये सारी चीज़ें, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब सारी चीज़ें ही इनके लिए अब टॉपिक है। तो चुनाव से संबंधित जो इशू आया वो जलवायु परिवर्तन से आया। ठीक है, और ऐसे भी उत्तरी सागर में तेल और गैस के जो नॉर्वे है वो सबसे धनी देशों में माना जाता है, यही इनको सबसे धनी बनाता है। अब इसमें हम देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं, नॉर्वे कहाँ है। ये यहाँ पे नॉर्वे है। इनका जो बाउंड्री लगता है स्वीडन से लगता है और किससे लगता होगा, फिनलैंड से। स्वीडन और फिनलैंड, यहाँ पे डेनमार्क है तो डेनमार्क से इनका बाउंड्री नहीं लगता है, स्वीडन और इनसे लगता है। ये जो है आर्कटिक रीजन में आते हैं, इसलिए इनके प्रकृति संसाधन इनके पास बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये धनी देशों में से माना जाता है। तो हमने देखा, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। हमने हिंदू को पूरा अच्छे से डिस्कस किया, हिंदी में किया। आपको पीडीएफ भी हिंदी में मिल जाएगा, आपको इसको पीडीएफ पढ़ना होगा तो पीडीएफ पढ़िएगा पूरा डिटेल में। उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट नोट्स देना चाहिए कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ के किस तरह का नोट्स बनाना चाहिए, वो भी हमने कवर किया है इसमें। इस तरह का आपको नोट्स कवर करने की ज़रूरत है। उससे संबंधित यदि आप एडिटोरियल डिस्कशन हमने इसमें नहीं कवर किया है, एडिटोरियल डिस्कशन के लिए सेपरेट वीडियो आया है, तो सेपरेट वीडियो को आप देखिए, वहाँ से आप एनालिसिस करिए। वो आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो बड़ी जानकारी होगी, जैसे PIB हो गया, हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, बहुत सारी चीज़ों में उसको हम समराइज करके शाम के टाइम में प्रीलिम्स सियान में डालते हैं। आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। प्रीलिम्स सियान का अभी वीडियो नहीं आता है, आने वाले समय में उसका भी वीडियो आ सकता है आपके पास। जब तक वीडियो नहीं आता है तो तब तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से प्रीलिम्स सियान को कवर करिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।